कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरम में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो तरीका से समझेंगे, एक स्लोप के मेथड से और एक मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो स्लोप के मेथड से जैसे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम समझते हैं कि मार्केट का दो पार्ट क्या है। तो एक हमारा प्रेफरेंस है जो कंज्यूमर प्रदर्शित करता है अपना इंडिफरेंस कर्व मैप के द्वारा, और दूसरा हमारा चॉइस है जो कांस्टेंट है मार्केट में जो प्राइस चल रही है यस और बाई क्वांटिटी थी उसे कांस्टेंट है और इसे बजट लाइन से द्वारा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आगे समझिए, तो प्रेफरेंस जो होता है वो हमारा एमआरएस से प्रदर्शित होता है। एमआरएस हमारा इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताता है कि हम वेयर्स की 1 यूनिट खरीदने के लिए बाई की कितनी यूनिट लूज करने के लिए तैयार है, कितनी यूनिट हम बाई की लूज करने के लिए विलिंग है, इच्छा रखते हैं बाई का लूज करने के लिए फॉर एक्स्ट्रा 1 यूनिट ऑफ ईयर्स। तो अगर हम ज़्यादा लूज करने के लिए बाई को तैयार है मतलब हमारा ईयर्स के लिए प्रति विलिंगनेस बहुत ही हाई है, इसी तरह हम बाई को ज़्यादा लूज करने के लिए तैयार हैं। समझ सकते हैं कि ईयर्स का हम ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं। उसी तरह बजट लाइन में स्लोप जो होता है वो हमारा होता है प्राइस से डिपेंड करता है और ये हमारा फिक्स्ड होता है क्योंकि डेल्टा बाई डेल्टा एस होता है माइनस पी एस बाई पी बाई, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और ये बताता है कि इट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट बाय मार्केट कि हाउ मच यू शुड मस्ट पे। ये बता रहा है कि अगर आपको 8 यूनिट ईयर्स तक खरीदना है तो बाई की कितनी यूनिट आपको जरूरी से आपको छोड़ना ही होगा, क्योंकि आपके पास इनकम फिक्स्ड है और अगर आप चाहते उसी इनकम में ईयर्स से ज़्यादा यूनिट खरीदने के लिए तो बाई की आपको कम यूनिट खरीदनी पड़ेगी, ये बात कर रहा है। तो एक तरह से ये देख सकते हैं कि स्लोप हमारा बता रहा है विलिंगनेस टू पे, स्लोप हमारा आईसी कर्व का बता रहा है विलिंगनेस टू पे, मतलब विलिंगनेस टू हम बाई को कितना लूज करने के लिए तैयार हैं। और जो हमारा स्लोप है वो स्लोप हमारा हम बजट लाइन का जो है वो हमारा बता रहा है एक तरह से व्हाट मस्ट टू पे, व्हाट यू शुड पे, मतलब क्या आपको एकदम जरूर पे करना होगा, व्हाट यू शुड पे। तो मार्केट हमारा मान रहा है स्लोप बजट लाइन का और जो हम विलिंगनेस टू पे है ईयर्स के लिए वो हमारा स्लोप है। तो अब यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा बजट लाइन है, ऐसे देख सकते हैं ये हमारा मान लेते हैं बजट लाइन है और ये हमारा ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पे, ये हमने इंडिफरेंस कर्व का मैप ड्रॉ कर दिया है और बजट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब बजट लाइन हमारा फिक्स्ड है, ये प्राइस से फिक्स हो जाएगा और इसका स्लोप हो रहा माइनस पी एस बाई पी बाई, इसका स्लोप हो रहा बजट लाइन का। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे इस पॉइंट को मानिए P1 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज़्यादा है, एक तरह से एकदम स्टीपर है। तो स्लोप ज़्यादा है इंडिफरेंस कर्व का, तो हम विलिंगनेस टू पे हमारा क्या है बहुत ज़्यादा है ईयर्स के लिए, और जो बजट लाइन का स्लोप है वो कम है। तो मार्केट हमारा कम मान कर रहा है, तो होगा क्या, तो अगर इसमें यहाँ पर से यहाँ पर इस तरह हो रहा, जैसे इस बिंदु से हम चाहते हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर आपने अभी देखा कि स्लोप इंडिफरेंस कर्व का ज़्यादा है, तो विलिंगनेस टू पे ज़्यादा हमारा है और मार्केट कम मान कर रहा है, तो हमारा ट्रेड हो रहा।
तो ट्रेड हो रहा, तो अगर हम ERC 120 एक्स्ट्रा यूनिट क्वांटिटी खरीदते हैं तो हमें पे करना पड़ेगा, मतलब बाई का मात्र इतना क्वांटिटी लूज करना पड़ेगा, बाई के हमें मात्र इतना क्वांटिटी लूज करना पड़ेगा। और इससे हमारा क्या हो रहा है, हम एक हायर इंडिफरेंस टर्म पर पहुंच रहे हैं। जैसे अगर ये इंडिफरेंस टर्म एक यहाँ पर है, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मेरा एक इंडिफरेंस टर्म यहाँ पर है, जैसे मान लेते हैं ये एक इंडिफरेंस टर्म यहाँ पर है, तो हम हायर इंडिफरेंस टर्म पर पहुंच रहे हैं। जबकि हमें जबकि जो हमारा जो इंडिफरेंस टर्म का स्लोप बता रहा था कि अगर हमको सेम इंडिफरेंस टर्म पर आना है तो हमको अगर ईयर्स की इतना क्वांटिटी बढ़ाना है तो हमको बाई की कुल इतनी क्वांटिटी लूज करना है। ये हमारा स्लोप किसका बार इंडिफरेंस टर्म का स्लोप बता रहा था कि हमें इतना क्वांटिटी लूज करना पड़ेगा। जबकि हमारा बजट लाइन बोल रहा है कि नहीं, आपको आप प्राइस इतनी ही चल रही है, प्राइस माइनस पीएस चल रही है ईयर्स की, और बाई की प्राइस पी बाई चल रही है, तो बोल रहा है आपको ईयर्स की 1 क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपको मात्र इतना लूज करना पड़ेगा। तो हम सीधे ही राजी हो जाएंगे और हम एक हायर इंडिफरेंस टर्म पर चले जाएंगे। और ये तब तक होते रहेगा, इसी तरह से तब तक होते रहेगा जब तक कि हमारा स्लोप इंडिफरेंस टर्म का, जैसे अलग अलग हमारा इंडिफरेंस टर्म बनेगा। जैसे एक इंडिफरेंस टर्म यहाँ हमारा रहेगा, दूसरा इंडिफरेंस टर्म यहाँ रहेगा, तीसरा इंडिफरेंस टर्म यहाँ रहेगा, चौथा इंडिफरेंस टर्म यहाँ रहेगा। तो जहाँ पर जैसे जहाँ पर स्लोप बजट लाइन इंडिफरेंस टर्म पर बराबर नहीं हो जाएगा, हम तब तक इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो रहा। और जब दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा तो हमारा विलिंगनेस टू पे और मार्केट का जो ऑफर प्राइस है, ऑफर रेशियो है, वो दोनों हो जाएगा बराबर और हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। तो हमारा इक्विलिब्रियम तब स्थापित होता है जब दोनों का स्लोप बराबर होता है। जैसे ये हमारा बजट लाइन है, तो हमारा इस बिंदु पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा। ये हमने पहली मेथड से देखी। अब दूसरी मेथड से हम देखेंगे जो मार्जिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि MRS बराबर जो होता है माइनस यूटिलिटी ऑफ ईयर्स बाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ईयर्स बाई पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और इसको हम आसान करने के लिए आगे के थ्योरी में हमने इसको बोला था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईयर्स बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये हमने आसान करने के लिए भाषा में बोला था। तो हम इसके मदद से अब देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि MRS का वैल्यू हमारा माइनस MUX बाई MUY है। अगर हम इंडिफरेंस टर्म मैप ड्रॉ करें और बजट लाइन AB ड्रॉ करें, जैसे ये हमारा बजट लाइन AB है और उस पर 2 पॉइंट एक पॉइंट P लेते हैं और एक पॉइंट हम Q लेते हैं, तो P पर हमारा MRS जो है, मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस टर्म, जैसे ये हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस टर्म है, वो हमारा बजट लाइन के स्लोप से ज़्यादा है, मतलब हमारा इंडिफरेंस टर्म ज़्यादा स्टीपर है। यहाँ मॉडुलस की सिर्फ चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ट्रेड ऑफ देख रहे हैं कि कितना में हम पर यूनिट में हम कितना एक्सचेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं एट पॉइंट P है जो MUX बाई MUY मोर देन PX बाई PY है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं MUX बाई PX मोर देन MU बाई PY। तो गौर कीजिए, यहाँ पर ये चीज़ हमें बता रहा है कि अगर हम 1 यूनिट रुपया हम मानिए हमको खर्च करना है, लास्ट यूनिट रुपया हमें खर्च करना है, तो ये हमें बता रहा है कि लास्ट रुपीज
खर्च करने से हमको जो ईयर्स पर हम खर्च करेंगे तो इससे हमको ज़्यादा पर यूनिट रुपीज़ पर ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है, ज़्यादा फायदा मिल रहा है। अब बनस्पति हम उसको हम बाई पर खर्च करें तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हम 1 यूनिट हम जो खर्च कर रहे हैं वो हम किस पर खर्च करें, ईयर्स पर करें। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पी से हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए, जब हम 1 यूनिट हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो क्या होता है कि जब ईयर्स से हमारी क्वांटिटी बढ़ती है तो हमारा एम यूएस जो होता है बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन जैसे मानिए एम यूएस मानिए हमारा क्या होता है, ईयर्स 1 यूनिट हम कुछ ईयर्स की क्वांटिटी खरीदते हैं तो हमारा मान लेते हैं एम यूएस बढ़ जाता है। ऐसे एम यूएस कम भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था मार्शल में कि यूनिट ईयर्स की हम ज़्यादा यूनिट खरीदते हैं या ज़्यादा यूनिट हम कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में ये यहाँ रिलेटिव की बात कर रही है, तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ भी रही है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही हम 1 यूनिट ईयर्स का ज़्यादा खरीदते हैं तो बाई की हम यहाँ पर ज़्यादा खरीदते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ईयर्स की बढ़ रही है। और चूँकि हम उसे हमें उस जो 1 रुपया हम ईयर्स पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो बाई पर 1 रुपया कम खर्च करना पड़ेगा। तो बाई के 8 यूनिट हम कम खरीदते हैं तो उसी समय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर ये 1 यूनिट बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपया हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई पर कम खर्च कर रहे हैं। तो नेट मिलाकर ये हो जाता है कि अगर हम ईयर्स पर खर्च करते हैं 1 यूनिट तो ये हमारा डिमिनिशिंग ही हो रहा, मतलब ईयर्स को हम ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो हमने देखा था कि इंडिफरेंस टर्म में जो एमआरएस होता है वो डिमिनिशिंग होता है। तो ये 1 यूनिट बढ़ रहा है, ये हमारा उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। होल मिलाकर हमारा ये एमआरएस का वैल्यू कम होते जाएगा। तो नेट हमारा क्या हो रहा है, इसी तरह से हम जैसे मान लेते हैं लास्ट यूनिट ऑफ रुपीज़ खर्च करते जाएंगे और जब तक ये जो हमारा मोर देन का साइन है ये तब तक हम खर्च करते जाएंगे जब तक कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईयर्स बाय पी ईयर्स बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई पी वाई नहीं हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पॉइंट आ जाते हैं और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उसी तरह हमारा ये क्यू पॉइंट पर भी हो रहा है। क्यू पॉइंट पर ये हो रहा है, जिससे देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईयर्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई लेस देन पी ईयर्स बाय पी बाई। क्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर स्लोप जो है वो बजट लाइन का ज़्यादा है अपितु हमारा इंडिफरेंस टर्म का। तो हम वही दिखा रहे हैं कि स्लोप हमारा बजट लाइन का ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे लिख सकते हैं एम यू ईयर्स बाई एम यू बाई, यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईयर्स बाई पी ईयर्स मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बाई बाई पी बाई। तो मतलब अगर हम 1 यूनिट रुपीज़ ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं या कम खर्च करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पर यूनिट 1 रुपया खर्च कर रहे हैं ईयर्स पर, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रहा है। जबकि वही हमारा 1 रुपया खर्च करने पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी बाई में हमारा ज़्यादा मिल रहा है। तो हमारा इंसेंटिव ये हो रहा है कि बाई को खरीदो, ईयर्स को कम खरीदो। तो यहाँ होता क्या है कि हम जैसे ही बाई की 1 यूनिट ज़्यादा खरीदते हैं तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाई ये है तो 8 यूनिट हम बाई का ज़्यादा खरीद रहे हैं, 1 रुपये से ज़्यादा से हम कुछ भी बाई टाइम खरीद रहे हैं तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये धीरे धीरे हम उसी तरह से जैसे हमने पिछले टेस्ट में देखा था पी से हम इक्विलिब्रियम पर पहुँच रहे हैं, उसी तरह हम इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो हमारा ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मनी का वैल्यू, मनी का यहाँ पर क्या कुछ वैल्यू है? तो यहाँ पर मनी की भी वैल्यू है। यहाँ पर सिर्फ ईयर्स और बाई में हम ट्रेड ऑफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मनी में भी ट्रेड ऑफ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम जैसे जैसे हमारे पास मनी कम होते जाती है
वैसे वैसे मनी टू मार्जिनल यूटिलिटी हमारा बढ़ते जाता है। तो उसे हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा टोटल यूटिलिटी टाइप फंक्शन है। तो टोटल यूटिलिटी का फंक्शन हमारा कुछ इस तरह हो सकता है, सिर्फ समझने के उद्देश्य से। जेड हमारा मान लेते हैं हम इनकम यहाँ पर है, तो टोटल यूटिलिटी का फंक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा, जैसे ईयर से हमको जितना यूटिलिटी मिला है, बाई से जितना यूटिलिटी मिला है, और हमारा जो अभी ईयर और बाई खरीद लेने के बाद हमारे पास कुछ इतना क्वांटिटी ऑफ मनी बचा हुआ रहेगा, और ये हमारा होता है एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हमारा बदलते रहता है। तो हमारा ये टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमाइजेशन किसी भी कंज्यूमर का पर्पस होता है, और हमारा जेड इनकम यहाँ पर ये कांस्टेंट है। तो ये जब टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो रहा है, टोटल यूटिलिटी हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है, तो इस समय जो डेल्टा जो है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो जाएगा। ये डेल्टा जो हम बताए थे कि ये वेरिएबल कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, तो ये उस समय यही डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो कुछ इस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह हो रहा हमारा इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईयर्स बाय पी ईयर्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय पी वाई, आपने अब तक देखा, ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बाय 1। तो कुछ इस तरह हमारा इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा। अब हमने इक्विलिब्रियम समझ लिया है, अब हम आगे समझते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में, और कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में ये हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी से किस मायने में ज़्यादा अच्छा है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ये एक पूरे इकोनॉमिस्ट विषय को रिवोल्यूशनाइज कर दे रहा है। जैसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के कुछ रेस्ट्रिक्टिव एज्यूम्पशन को बिना लिए हुए भी कार्डिनल यूटिलिटी के समान ही रिजल्ट दे रहा है। जैसे इसने कार्डिनलिटी ऑफ यूटिलिटी नहीं माना है, इसने सिर्फ बोला है कि हम सिर्फ दो बंडल के बीच में हम रैंकिंग दे सकते हैं, कोई उसका हम वो नहीं बोल सकते हैं कि इससे हम 10 यूनिट हमको सेटिस्फेक्शन मिला है, उससे 20 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला है। और जो रियल वर्ल्ड में होता है कि हम ये नहीं बता सकते कि इससे इतना मन भरा है, उससे उतना मन भरा है। उससे हम ये बता सकते हैं कि हाँ ज़्यादा आज खुश है, कम खुश है, ये खाने से, ये प्राप्त करने, ये जैसे हमारे पास घर मिला है और एक कार मिला है, तो हम बता सकते हैं कि घर मिलने से हमको ज़्यादा खुशी मिल रही है कार मिलने के अपेक्षा। तो यहाँ पर वो देखिए कार्डिनलिटी ऑफ यूटिलिटी को भी ये नहीं माना है, तब पर भी सेम रिजल्ट दे रहा है। और दूसरी बात देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कांस्टेंट माना गया था, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट भी नहीं रखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दिखाया था कि यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बदल भी रही है, और ये लास्ट यूनिट के मार्जिनल यूटिलिटी बाय 1 के बराबर हो रहा है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्थापित हो रहा है। हमने देखा था, यहाँ अपने टोटल यूटिलिटी फंक्शन से भी आपने देखा था। तो अब दूसरी एजम्पशन ये, मतलब दूसरी इसमें फ़ायदा ये है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में कि ये रियल वर्ल्ड से ज़्यादा क्लोज है। अब क्यों क्लोज है ये समझते हैं, क्योंकि इसमें एडवांस मैथमेटिक्स लाइक कैलकुलस आदि का कंज्यूमर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में इस्तेमाल हुआ है। तो जब कैलकुलस का इस्तेमाल होगा तो हमारा पॉलिसी में प्रिसीजन आता है, क्योंकि कैलकुलस में हम एकदम dy/dx लेवल पर हम डील करते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पॉलिसी मेथड में मोर प्रिसीजन आता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट टेस्ट के माध्यम से 20th सेंचुरी और उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर को प्रभावित करना गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया है। जैसे हम देख सकते हैं सिगरेट पर प्राइस बढ़ा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सब एकदम वेल कैलकुलेटेड होता है गवर्नमेंट के पॉलिसी। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी जैसे हमको मानिए
मतलब अगर हमें इंसेंटिवाइज करना है पब्लिक को कोई चीज़ में या डिस इंसेंटिवाइज करना है, तो ये सब जगह हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें अब कैलकुलस आ गया तो ज़्यादा हम मोर प्रिसाइज हम मैथमेटिकल कैलकुलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कैलकुलस का इस्तेमाल हो जाता है तो सारा चीज़ का इस्तेमाल हो जाएगा। थैंक यू।